हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे बीपीएससी का एग्जाम्स आने वाला है, इसकी एग्जाम डेट इसकी आ चुकी है। यूपी पीसीएस की एग्जाम डेट आ चुकी है दोस्तों, आरओ एआरओ की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो ये सभी जो एग्जाम डेट आ चुकी है दोस्तों, आप इसकी तैयारी में पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए होंगे दोस्तों। और इसी आपकी सफलता के ही क्रम में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है जो हमने आपके लिए स्टार्ट किया है दोस्तों। हमारा प्रयास ये है कि हम अपने चैनल पे दोस्तों 2 सीरीज स्टार्ट किए हैं। एक जिसमें हम यूथ का जो रैपिड फायर है दोस्तों, यूथ का जो रैपिड फायर है दोस्तों पुस्तक, इसमें जो क्या दिया होता है, वन लाइनर फैक्ट होते हैं। इसमें वन लाइनर फैक्ट होते हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं जो वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, जो बार बार एग्जाम से में पूछे गए होते हैं दोस्तों। दूसरी चीज हमने क्या स्टार्ट किया है कि अब तक 1991 से लेकर के 2023 तक जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि जो टॉपिक वाइज है, यहाँ पे हम अपनी सीरीज में टॉपिक वाइज चीज़ों को स्टार्ट किए हैं, चाहे वो वन लाइनर हो चाहे ये एमसीक्यूज हो। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो यूपीएससी के हो गए, पीसीएस के, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो गए, उससे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं भी एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि 91 से लेकर के 2003 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इससे क्या है कि आप जो भी थ्योरी पोर्सन पढ़े होंगे, यहाँ पे आप दो तरीके से अपना रिविजन कर सकते हैं। एक एमसीक्यूज फॉर्म में देख सकते हैं, दूसरा है आप वन लाइनर फैक्ट फॉर्म में उसको देख सकते हैं। तो रैपिड फायर की वीडियो दोस्तों आ गई है टॉपिक वाइज। उसमें हिस्ट्री का मैंने पहला चैप्टर जो है वो प्रागैतिहासिक काल मैंने करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ वो हमारे चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से उनको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि हम यहाँ पे जो है हिस्ट्री के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, उनका हम यहाँ पे क्विज देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस सन में और कहाँ पे पूछा हुआ है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, जो भी आप तैयारी स्टार्ट किए हो, क्या वो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी रहा है कि नहीं, इसका एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको क्वेश्चन की संख्या से ही देखने से पता चलेगा दोस्तों। तो इसीलिए हम जो है ये दोनों जो सीरीज है वो स्टार्ट की हैं आपके लिए, जिससे आपकी जो तैयारी है उसको और मजबूती मिल सके, आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सके दोस्तों। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि जितने भी टॉपर्स आते हैं, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, ये टॉपर्स कहते हैं कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले पीवाईक्यूज पता होने चाहिए। पीवाईक्यूज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, एटलीस्ट अगर उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो तैयारी का सबसे बड़ा दोस्तों कदम यही होता है सर्वप्रथम, कि आप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि उससे संबंधित चीज़ें जो है वो कभी गलत ना हो और बाकी जो चीज़ें आएंगी, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर आपका तैयार हो तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। उसमें भी हम तरीका आपको बताएंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। उसमें एक तरीका जो एलिमिनेशन का होता है, उससे आपको हेल्प मिलेगा अगर आपका प्रीवियस ईयर पेपर तैयार हो। दोस्तों दूसरी चीज़, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, ये जो हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ये बाइलिंगुअल दोस्तों, ये बाइलिंगुअल है। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के लोगों को ये फायदा हो सकता है, दोनों माध्यम के लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि दोनों मीडियम वालों को ये इस क्वेश्चन से फायदा होगा, क्योंकि दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो चलिए फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। इसमें हमारा जो पहला सब्जेक्ट है जिसमें हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया दोस्तों, और हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है दोस्तों, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो उसके स्रोत क्या क्या हैं, इन स्रोतों पर हम डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है स्रोत से पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है कि महाभारत से किस विषय की पुस्तक है। तो महाभारत से किस विषय की पुस्तक है, इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये व्याकरण की पुस्तक है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ये व्याकरण की पुस्तक है। चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जो पहली चीज तो आप महाभाष्य के बारे में जान लीजिए कि जो महाभाष्य पुस्तक है दोस्तों, इसकी रचना किसने किया है। इसकी रचना किसने किया है दोस्तों, इसकी जो रचना किया है वो पतंजलि ने किया है। किसने किया है, वो महर्षि पतंजलि ने जो है इसकी रचना किया है। और दोस्तों ये जो महाभाष्य पुस्तक है, ये महाभाष्य जो पुस्तक है, ये जो सर्वप्रथम व्याकरण की पुस्तक कौन सी है, सर्वप्रथम व्याकरण की पुस्तक आपको पता होगा, सर्वप्रथम व्याकरण की पुस्तक कौन सी है। जो सर्वप्रथम व्याकरण की पुस्तक है उसका नाम क्या है दोस्तों, पता है आपको, नहीं पता, चलिए मैं बता देती हूँ, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये सर्वप्रथम दोस्तों व्याकरण की पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, तो ये पाणिनि जो है इसके लेखक हैं दोस्तों। तो ये पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, और इसी अष्टाध्यायी पुस्तक पर टीका है। ये महाभाष्य क्या है, ये टीका है। किसने रचना किया है इसका, पतंजलि ने इसकी रचना किया है दोस्तों। देखिए जो हमारे 6 वेदांग हैं, 6 कितने हैं, 6 वेदांग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसका आपको पता होना चाहिए। 6 वेदांग कौन कौन से दोस्तों, तो सबसे पहले तो शिक्षा है, फिर कल्प है, फिर व्याकरण है, फिर छंद है, फिर ज्योतिष है, और लास्ट कौन सा दोस्तों, वो निरुक्त है।
ये दोस्तों 6 वेदांग हैं और इसी में जो व्याकरण है, इसी व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक है दोस्तों अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है और इन्हीं पाणिनि की पुस्तक पे टीका है महाभाष्य। किसने रचना किया है? पतंजलि ने रचना किया है। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। मैं यहाँ पे पूरे ऑप्शन को जो है वो डिटेल करके बताऊंगी दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपके एक ही क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर होंगे, इसके साथ साथ आप देखेंगे एक क्वेश्चन में ही आपके 4-5 क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे दोस्तों। और ये मैं जितनी चीजें यहाँ पे बताऊंगी, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी हुई हैं। मैं यहाँ पे कोई फालतू बकवास नहीं करूंगी, जो भी चीजें बताऊंगी वो सिर्फ आपके एग्जाम के रिलेटेड ही चीजें बताऊंगी। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द अर्लीस्ट मोस्ट नोन स्मृति इज। तो जो अर्लीस्ट स्मृति है, जो सबसे पूर्व में जो स्मृति, सबसे पुरानी स्मृति है, उस स्मृति का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों मनुस्मृति। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। उसका नाम क्या है? मनुस्मृति। पहली चीज तो ये मनुस्मृति की रचना कब हुआ था? तो इसकी रचना कब हुआ था? तो इसकी रचना दोस्तों ये शुंग काल में, शुंग काल में इसकी रचना हुआ था दोस्तों। और इस मनुस्मृति में क्या है? तो उस समय के समाज व्यवस्था से संबंधित ये पुस्तक है। कैसी पुस्तक है दोस्तों? ये समाज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है, ये कानून की पुस्तक है। उस समाज में किस तरीके के कानून व्याप्त थे, किस तरीके की चीजें होंगी, ये सारी चीजें जो है वो मनुस्मृति में लिखा हुआ था। और ये सबसे पुरानी स्मृति है दोस्तों। इसमें समाज व्यवस्था का वर्णन है दोस्तों, इसमें समाज व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। शुंग काल में ये पुस्तक की रचना हुई थी दोस्तों। मनुस्मृति पे दोस्तों 3 टीकाएं हैं। मनुस्मृति पे दोस्तों 3 टीकाएं लिखी हुई हैं। कितनी टीकाएं लिखी हुई हैं? 3 टीकाएं लिखी हुई हैं दोस्तों। इसमें जो पहली टीका लिखी गई है, इसमें जो पहली टीका लिखी गई है दोस्तों, वो लिखा है कुल्लुक ने। किसने लिखा है दोस्तों? पहली टीका लिखी है कुल्लुक ने। कुल्लुक ने लिखा है। किस नाम से लिखा है? मनवर्थ मुक्तावली। मनवर्थ मुक्तावली, मनवर्थ मुक्तावली नाम से दोस्तों कुल्लुक ने इस पे टीका लिखा है। दूसरी टीका जो इस पे लिखी गई है वो मेधा तिथि ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? मेधा तिथि ने इस पे जो है दूसरी टीका लिखा है दोस्तों। और वो किस नाम से? मनुभाष्य के नाम से। वो मनुभाष्य के नाम से दूसरी टीका लिखा है। और तीसरी टीका दोस्तों लिखी गई है गोविंद राज के द्वारा। गोविंद राज, गोविंद राज के द्वारा दोस्तों इस पे तीसरी टीका लिखी गई है। और वो किस नाम से? तो वो मनु टीका के नाम से लिखा गया है। तो ये 3 टीकाएं जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे आएगा ही। तो ये 3 टीकाएं हैं दोस्तों मनुस्मृति में। कुल्लुक ने मनवर्थ मुक्तावली लिखी है, मेधातिथि ने मनुभाष्य लिखा है, गोविंद राज ने मनु टीका लिखा है। इसके अलावा दोस्तों मनुस्मृति में एक और इम्पॉर्टेंट चीज मिलता है। इसमें जो है कि सरस्वती नदियां हैं, सरस्वती और दृष्टवती, दृष्टवती, ये 2 नदियां हैं। इन 2 नदियों के बीच का जो प्रदेश है दोस्तों, इन जो 2 नदियों के बीच का प्रदेश है, इन प्रदेश को दोस्तों ब्रह्मवर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? इनको जो है ब्रह्मवर्त कहा गया है। और ये कहाँ पे कहा गया है? तो ये मनुस्मृति में कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मनुस्मृति से संबंधित जो कि आपको याद रखना है। सबसे पुरानी मनुस्मृति जो है वो जो है मनुस्मृति है सबसे पुरानी। और जो सबसे अंतिम स्मृति है दोस्तों, सबसे अंतिम स्मृति, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये देवल स्मृति है, ये भी ध्यान रखिएगा। देवल स्मृति जो है दोस्तों सबसे पुरानी स्मृति है। और इसी देवल स्मृति में वर्णन मिलता है कि जो मुस्लिम हुए लोग हैं उनको वापस हिंदू बनाया जाए। और ये कहाँ पे मिलता है? तो दोस्तों ये देवल स्मृति में इसका वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया मनुस्मृति के कितने टीकाकार हैं। तो मनुस्मृति पे 3 टीकाएं लिखी गई हैं, हमने पीछे डिस्कस किया ना, 3 टीकाएं लिखी गई हैं। कौन कौन सी? तो एक तो लिखी गई है कुल्लुक की, हमने भी पीछे देखा कुल्लुक की लिखी गई है। उनका क्या नाम है? मनवर्थ, मनवर्थ मुक्तावली, मनवर्थ मुक्तावली कुल्लुक ने लिखा है दोस्तों। दूसरी जो टीका लिखी है वो मेधातिथि ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? मेधातिथि ने लिखा है। और किस नाम से? मनुभाष्य के नाम से लिखा है। मनुभाष्य, ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ दोस्तों ना कि जितनी बार आप इसको देखेंगे, जितनी बार लिखेंगे, उतनी बार आपकी चीजें तैयार होंगी, गलत नहीं होगा, इसलिए लिख रही हूँ मैं ये चीजें। तीसरी बार दोस्तों, तीसरा जो इसमें टीका लिखा है वो गोविंद राज ने लिखा है। किसने लिखा दोस्तों? वो गोविंद राज ने लिखा है। और किस नाम से लिखा दोस्तों? तो मनु टीका के नाम से लिखा है। किसके नाम से? मनु टीका के नाम से लिखा है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है मनुस्मृति का टीकाकार कौन है? असहाय विश्वरूप भट्टा स्वामी मेधातिथि। देखिए इसका सही जवाब दोस्तों मेधातिथि, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। मेधातिथि ने किस नाम से लिखा है? तो मनुभाष्य, ये ध्यान रखिएगा, मनुभाष्य के नाम से मेधातिथि ने इस पे दोस्तों टीका लिखा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहकर पुकारा जाता था? देखिए अभी हमने पीछे इसको डिस्कस किया था कि मनुस्मृति में जो सरस्वती और जो दृष्टवती नदियां हैं उनके बीच का जो प्रदेश है दोस्तों उसको ब्रह्मवर्त कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो सी हो जाएगा, उसको ब्रह्मवर्त कहा गया है। और दोस्तों देखिए आर्यवर्त क्या है? तो आर्यवर्त जो है ये जो आर्य थे, आर्यों का जो रहने का स्थान था, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। और इसमें दोस्तों उत्तर भारत का क्षेत्र आता था। उत्तर भारत का क्षेत्र जो आता था उसको आर्यवर्त कहा जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश में क्या था दोस्तों? जो सप्त सिंधु प्रदेश था इसका सीधा सा मतलब होता है 7 नदियों का भूमि।
जो 7 नदियों की भूमि, 7 नदियों की भूमि को दोस्तों सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। इसमें 7 नदियाँ कौन-कौन सी हैं? तो इसमें दोस्तों सिंधु और सरस्वती तो हैं ही, सिंधु और सरस्वती तो हैं ही दोस्तों, क्योंकि इनका उल्लेख बहुत बार हमें जो है वो वेदों में देखने को मिलता है, सिंधु, सरस्वती। इनके अलावा दोस्तों कौन-कौन सी नदी हैं? इसके अलावा दोस्तों चेनाब है, चेनाब है, झेलम है, चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलुज है और ब्यास है दोस्तों। ये 7 नदियों का जो प्रदेश है इसको सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मर्षि देश किसको कहा गया है दोस्तों? देखिए जो ब्रह्मर्षि देश कहा गया है ये गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश है दोस्तों। गंगा और यमुना के बीच का जो प्रदेश है दोस्तों उसको ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिए। आप खुद देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने क्वेश्चन जो है वो तैयार हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। यहाँ पे मैंने नीचे दिखा दिया है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है और किस साल में पूछा है। 2 बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों फिर 5 नंबर क्वेश्चन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। देखिए आ गया, हमने सबसे पहले इसमें देखा था ये शुंगकाल में लिखी गई थी और इसमें समाज व्यवस्था से संबंधित ये पुस्तक है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा, ये समाज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है दोस्तों मनुस्मृति। और इसमें हमने ये भी देखा कि इस पे 3 टीकाएँ लिखी गई हैं और इसमें जो है वो जो दृष्टद्वती नदी का जो एरिया है या सरस्वती और दृष्टद्वती का एरिया उसको क्या कहा जाता है, ये सभी चीज़ों का डिस्कस हमने पीछे क्वेश्चन में कर लिया है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। सहत सत सहस्त्री संहिता उपनाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? देखिए जो सत सहस्त्री संहिता है दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको जो है महाभारत को कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। पहली चीज थोड़ा देख लेते हैं महाभारत के बारे में। देखिए महाभारत जो है दोस्तों ये एक महाकाव्य ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो ये एक महाकाव्य ग्रंथ है। ये भी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। महाभारत ये महाकाव्य ग्रंथ है। इसकी रचना किसने किया दोस्तों? ये भी पता होना चाहिए। इसकी रचना किया है वेद व्यास ने। इसकी रचना किसने किया दोस्तों? इसकी रचना जो है वो वेद व्यास ने किया है। जब इसकी रचना हुआ था दोस्तों उस समय इसमें जो है वो 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। तब जो है महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। जय संहिता के नाम से किसे जाना जाता था? तो महाभारत को, जब इसमें 8800 श्लोक थे। बाद में दोस्तों इसमें क्या होता है कि 24,000 श्लोक हो जाते हैं। जब 24,000 श्लोक हो जाते हैं दोस्तों तो इसको जो है भारत नाम से जाना जाता है। इसको भारत कह दिया जाता है। और बाद में इसमें जो है वो 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं दोस्तों। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं तब इसको शत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें किसको कहा जाता है? तो ये महाभारत को कहा जाता है। महाभारत में कितने पर्व हैं दोस्तों? तो महाभारत में टोटल जो है वो 18 पर्व हैं। 18 पर्व 18 सर्ग हैं इसमें। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो गीता का उपदेश है दोस्तों वो किस पर्व में है? तो जो गीता का उपदेश दिया गया है दोस्तों वो भीष्म पर्व में दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्तों? वो भीष्म पर्व में दिया गया है। तो ये संबंधित चीजें थी महाभारत के बारे में दोस्तों। ऐसे ही थोड़ा सा हम रामायण को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जो रामायण है, पहली चीज तो रामायण की रचना किसने किया है? तो रामायण की जो रचना की है दोस्तों वो महर्षि वाल्मीकि ने किया है। किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना किया है दोस्तों। और रामायण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो है इसके अनुवाद को लेकर के, रामायण के अनुवाद को लेकर के आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जो रामायण है इसका तमिल में अनुवाद किसने किया है? तमिल में इसका अनुवाद किसने किया है दोस्तों? इसका तमिल में अनुवाद कंबन ने किया है। किसने किया है? कंबन ने किया है। और इसका बांग्ला में अनुवाद किसने किया है दोस्तों? तो इसका बांग्ला में अनुवाद जो है वो कृतिवास ने किया है। किसने किया है? कृतिवास ने किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप इसको याद रखिएगा। और अथर्ववेद को देख लेते हैं। देखिए अथर्ववेद जो है ये सबसे नवीनतम वेद है। अथर्ववेद, इसमें कर्मकांडों की रचना मिलती है दोस्तों। और अथर्ववेद जो है इसकी रचना जो किए थे वो अथर्वा ऋषि ने किया था। अथर्वा ऋषि ने किया था और अथर्वा ऋषि के नाम पे दोस्तों इसको अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद में ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पे स्टार बना करके आप इसको देख लीजिएगा। अथर्ववेद में ही जो है दोस्तों सभा एवं समिति, आपका क्वेश्चन पूछा है सभा एवं समिति को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा एवं समिति को जो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है दोस्तों, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, वो किस वेद में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अथर्ववेद में ही दोस्तों कन्याओं के जन्म की निंदा किया गया है। जो कन्याओं के जन्म की निंदा कहाँ पे किया गया है? तो भी दोस्तों अथर्ववेद में कहा गया है। ये अथर्ववेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद हमारा जो है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ये दोस्तों कितने मंडल में है? तो ये 10 मंडल में है। कितने इसमें सूक्त हैं? तो 1028 इसमें सूक्त हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र का उल्लेख यहाँ पे 3रे मंडल में हमें मिलता है। सोम देवता के लोग दोस्तों 9वें मंडल में मिलता है। इसका जो ऋषि होता है, जो इसकी जो इसमें ऋचाएं होती हैं, उनको जो ऋषि पढ़ता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम
होत्रु होता है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें जो थी वो ऋग्वेद से संबंधित थी। तो यहाँ पे हमने चारों ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि मैम आपके वीडियो से हमें हेल्प हो रहा है और मैं आपके लिए किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, आप ये भी मुझे सजेशन में बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये किसके संकेतक है दोस्तों? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एंड वंशानुचरित आर द इंडिकेटर्स ऑफ, किसके ये संकेतक है, किसके ये इंडिकेटर्स हैं दोस्तों? देखिए हम देखेंगे कि जो बहुत सारे कोष हैं, जैसे अमर कोष हो गया, उसमें क्या है कि ये पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं। ये क्या है? तो ये दोस्तों पुराणों के 5 लक्षण हैं। ये पुराणों के 5 लक्षण दोस्तों, क्या? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। सर्ग में क्या है दोस्तों? देखिए सर्ग में क्या है, सर्ग जो है वो सृष्टि की रचना की बात करता है, वो सृष्टि की बात करता है। और प्रतिसर्ग क्या है दोस्तों? जो प्रतिसर्ग है ये प्रलय की बात करता है, ये प्रलय या इसको कह सकते हैं ये पुनर्जन्म की बात करता है प्रतिसर्ग। और वंश, वंश में क्या है दोस्तों? जैसे सूर्य वंश, चंद्र वंश, इन सभी का मतलब जो वंश हैं उन देवताओं के वंशों का उल्लेख मिलता है। मनवंतर में क्या है दोस्तों? देखिए जो मनवंतर है, मनवंतर में दोस्तों इसमें जो मनु के अवतार हैं उनके अवतारों का वर्णन मिलता है। और वंशानुचरित, जो वंशानुचरित है दोस्तों, वंशानुचरित में जो प्रतिवंश हैं उस प्रतिवंश के जो प्रसिद्ध पुरुष हैं उन पुरुषों का वर्णन मिलता है। इसमें जो प्रसिद्ध पुरुष हैं उनका वर्णन हमें जो है देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। और पुराणों की संख्या कितनी है, थोड़ा सा पुराणों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण है? 18 पुराण है दोस्तों। इनकी रचना किसने किया है? तो इसकी जो रचना किया है दोस्तों वो लोमस ऋषि ने किया है। इसकी रचना दोस्तों लोमहर्ष जो ऋषि थे, लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा, इन दोनों लोगों ने मिलकर के जो है वो पुराणों की रचना किया है। पुराण कितने हैं दोस्तों? 18 पुराण हैं। इसमें दोस्तों जो अ, मत्स्य पुराण है, जैसे जो मत्स्य पुराण है दोस्तों, जो मत्स्य पुराण है, इस मत्स्य पुराण में दोस्तों शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों मत्स्य पुराण में। और भी कुछ पुराण है, जैसे विष्णु पुराण हो गया दोस्तों, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण है दोस्तों, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो ये सभी जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता दिया आपको। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि वायु पुराण में ही जो है महानदी को नीलोत्पला कहा गया है, नीलोत्पला कहा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वायु पुराण है, किसमें? वायु पुराण में जो महानदी है, जो महानदी दोस्तों, इसको किस नाम से जाना गया है? तो इसको जो है वो नीलोत्पला नाम से जाना गया है। नीलोत्पला नाम से जाना गया है दोस्तों, नीलोत्पला नाम से जाना गया है, नीलोत्पला नाम से जाना जा गया है। ये भी अभी से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आगे आपको देखने के लिए भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? देखिए हमने इस पर डिस्कस कर लिया पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की टोटल संख्या दोस्तों 18 पुराण है। तो ये हमने देख लिया टोटल जो है पुराणों की संख्या कितनी देखने को मिलती है। तो 18 पुराणों की संख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला कहाँ पे बताया गया है? देखिए मैंने पीछे जस्ट डिस्कस किया। तो ये दोस्तों देखने को मिलता है वायु पुराण में। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। वायु पुराण में जो है वो नीलोत्पला देखने को मिलता है हमें। किसका नाम? तो ये महानदी का पुराना नाम है, पौराणिक नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, और हमने ये भी देखा था मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिल रही है? देखो मत्स्य पुराण में दोस्तों शुंग की जानकारी मिल रही है और सातवाहन वंश की जानकारी जो है मत्स्य पुराण में मिल रही है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिल रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ अभिलेख दिए हुए हैं और उनके जो है शासक का नाम दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख किसका है? तो ये गौतमी पुत्र बलश्री का है नासिक अभिलेख दोस्तों। और यहाँ से हमें जो है वो सातवाहन कालीन, ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो हमें सातवाहन कालीन जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है नासिक अभिलेख से। तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है दोस्तों। सेकंड है हाथी गुम्फा अभिलेख। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो ध्यान रखिएगा ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कलिंग शासक खारवेल का है। किसका है? कलिंग जो शासक है, और कलिंग उड़ीसा में जगह है, उड़ीसा को ही कलिंग कहते थे, वहाँ का जो शासक खारवेल है और उसमें जो है हाथी गुम्फा अभिलेख उसी का है दोस्तों। और हाथी गुम्फा अभिलेख में ये ध्यान रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख किसका है दोस्तों? तो जो भीतरी स्तंभ लेख है दोस्तों ये दोस्तों पुलकेशन द्वितीय का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो भीतरी स्तंभ लेख है दोस्तों ये स्कंद गुप्त का है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैच नहीं होगा, इसके लिए सही जवाब तो सी हो जाएगा दोस्तों। भीतरी जो स्तंभ लेख है दोस्तों
ये स्कंदगुप्त का है। किसका है दोस्तों? ये स्कंदगुप्त का है। और यहाँ पे हमें जो गुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ था, गुप्त काल में जो हूणों का आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी दोस्तों हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। देखिए पुलकेशिन द्वितीय का जो हमें जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी दोस्तों हमें मिलती है एहोल अभिलेख से। ध्यान रखिएगा, एहोल अभिलेख से। किस अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख से देखने को मिलती है पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख की भाषा क्या है दोस्तों? तो इसकी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसके रचयिता कौन है? इसका भी नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो रवि कीर्ति। ध्यान रखिएगा, रवि कीर्ति के द्वारा जो है ये एहोल अभिलेख रचित है। इसकी भाषा संस्कृत है। और एहोल अभिलेख में ही दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, जो इसमें पुलकेशिन द्वितीय और जो हर्ष के बीच युद्ध हुआ था, इसका वर्णन जो है वो एहोल अभिलेख में हमें मिलता है। और देखिए डी है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्रदामन प्रथम का है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और ये गिरनार अभिलेख में ही जो है इसको जूनागढ़ का अभिलेख भी कहा जाता है। और इसी में दोस्तों ये हमें पता चलता है कि जो सुदर्शन झील है, जो सुदर्शन झील है, इसका जो जीर्णोद्धार है वो रुद्रदामन ने करवाया था। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सुदर्शन झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों अभी देखिए कल जो यूकेपीसीएस का पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने करवाया था। आपके लिए ये एक होमवर्क है। इससे क्या होगा कि आप भी थोड़ा जो है इसमें अटैच रहेंगे। आपका भी, आप अपना दिमाग चलाइए, कुछ चीज़ों को मैं बताऊँ, कुछ चीज़ों को आप ढूंढें, तो इससे जो आपकी तैयारी होती है दोस्तों और स्ट्रांग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सूची दिया हुआ है और सूची 2 को मिलाना है। तो कुसाड़ ने सर्वप्रथम स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के का प्रारंभ किया था। देखिए बिल्कुल दोस्तों ये करेक्ट है कि कुसाड़ों ने जो है वो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। दोस्तों सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? कुसाड़ों ने चलाए थे। इनका शासक था दोस्तों, उसका क्या नाम था? विमकर्डफिसेस। इसी ने दोस्तों सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के चलाए थे। और दोस्तों कुसाड़ों ने ही जो है शुद्ध सोने के सिक्के, अगर आपका एग्जाम में पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो भी दोस्तों कुसाड़ों ने ही चलाए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है गुप्त। गुप्त जो है वो उन्होंने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलाए थे, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और गुप्तों ने दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं दोस्तों वो गुप्तों ने चलाए थे। गुप्तों के जो स्वर्ण सिक्के थे दोस्तों, जो इनके स्वर्ण सिक्के थे उनको किस नाम से जाना जाता था? उसको दोस्तों दीनार कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। और इनका जो चांदी का सिक्का होता था दोस्तों, उसको क्या कहा जाता था? उसको रूपक कहा जाता था, उसको जो है रूपक कहा जाता था। देखिए सातवाहन जो शासक थे इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, ये बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। सी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। सातवाहन शासकों ने कैसे सिक्के चलाए थे? तो इन्होंने दोस्तों चांदी का सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का चलाया था, शीशे का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था दोस्तों? तो सातवाहनों ने चलाया था। इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया। इसके अलावा इन्होंने प्रोटीन का सिक्का चलाया, परंतु इन्होंने सोने का सिक्का नहीं चलाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कलचुरी। देखिए जो कलचुरी शासक थे उन्होंने स्वर्ण रजत ताम्र तीनों ही सिक्के चलाए थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये जो कलचुरी शासक थे ये कहाँ पे थे? तो ये मध्य प्रदेश गुजरात वाले एरिया में थे दोस्तों। ये मालवा के आसपास का एरिया था। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी दोस्तों त्रिपुरी। त्रिपुरी जो है वो कलचुरी लोगों की राजधानी थी। और इन्होंने कलचुरियों ने जो है दोस्तों एक कलचुरी संवत का प्रारंभ किया था। एक कलचुरी संवत का प्रारंभ किया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कलचुरी संवत कब से कब तक का था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने सिक्के नहीं चलाए थे? किस राजवंश ने अपने सिक्के नहीं चलाए थे ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों चालुक्य ने अपने सिक्के चलाए थे, चोल ने चलाए थे, परंतु यहाँ पे राष्ट्रकूट और पल्लव इन दोनों ही शासकों ने अपने सिक्के नहीं चलाए थे। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी और डी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। देखिए अभी हमने इस पे डिस्कस ही किया था दोस्तों और ये क्वेश्चन आ भी गया कि जो भारतवर्ष का उल्लेख है दोस्तों, भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो वो खारवेल शासक का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा। खारवेल जो शासक था, खारवेल वंश का शासक, उसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख था, इसमें जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इस अभिलेख में और हमें किस चीज़ का प्रमाण मिलता है हम ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें नहरों का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे जो है वो नहरों का प्रमाण मिलता है दोस्तों। इसके अलावा जो जैन धर्म में, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जैन धर्म में इन लोगों ने जो मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिया था, इस मूर्ति पूजा का भी दोस्तों हमें साक्ष्य देखने को मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये कभी कुछ जो है महत्वपूर्ण चीजें थी हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित। देखिए जूनागढ़
रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसको हमने पीछे डिस्कस कर लिया। इसको जो है गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ से हमें दोस्तों सुदर्शन झील का जानकारी मिलता है, दोस्तों सुदर्शन झील की जानकारी मिलता है। और दोस्तों ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था ये पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा का अभिलेख था। यहाँ से हमें सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में छपा पहला अभिलेख भी है दोस्तों ये। देखिए यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख हमने इसको पीछे डिस्कस कर लिया है। इसके लेखक कौन है तो रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो है इसके लेखक है दोस्तों, इनके द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है दोस्तों। और इसी से जो है वो हमें पुलकेशिन द्वितीय और जो हर्ष के बीच लड़ाई हुई थी उसकी हमें जानकारी मिलती है। देखिए धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है दोस्तों, इससे हमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। जो अश्वमेध यज्ञ है इसकी जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस कर लिया। ये टोटल दोस्तों इतने 13 क्वेश्चन थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी परीक्षाओं का नाम दिया हुआ है, कब और कहाँ पे पूछा हुआ है पेपर। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये आपको सीरीज पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, आपको हेल्प हो रहा होगा। अब मिलेंगे अपने हम नेक्स्ट सीरीज में दोस्तों। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। देखने के लिए, समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।